नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करने वाले हैं क्लास 12th की सोशियोलॉजी की चैप्टर है हमारा दोस्तों मैरिज वाला है। ऐसे बेसिकली चैप्टर तो बीए के अंदर भी है। अगर आपके सिलेबस में चैप्टर है मैरिज के रिगार्डिंग तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे तो सब जानते हैं मैरिज के बारे में और सब जानना भी चाहते हैं, तो बने रहना दोस्तों अंत तक, बहुत मज़ेदार बात करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस के अंदर हमने बात किया था किस तरीके से इंडियन सोसाइटी के अंदर मैरिज का सिस्टम क्या है एंड मैरिज के टाइप्स क्या है, फंक्शंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या है, ये सब हमने सारे एस्पेक्ट्स हमने समझ लिया था। एंड उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया है उसको जरूर देख लेना, लिंक के नीचे वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इस वीडियो में दोस्तों हम दो चीज़ की बात करने वाले हैं, यानी कि मैरिज का जो सिस्टम होता है कॉमन, जो सभी सोसाइटी में होता है, यूनिवर्सल, चाहे इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन, ब्रिटेन, फ्रांस, सब जगह होता है वो तो। लेकिन अब कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि सिर्फ रिलीजन्स के अंदर होता है। हम मेजर रिलीजन्स की इंडियंस की बात करते हैं, जैसे कि हिंदूज़ में कि जो हिंदुइज्म है, यानी कि हिंदू के अंदर किस तरीके से शादी किया जाता है, एंड मुस्लिम्स के अंदर किस तरीके से शादी विवाह को संपन्न किया जाता है, जिसको हम निकाह कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं दो एक्सपर्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम हिंदू की, ठीक है, कि शादी किस तरीके से होती है। एक एक करके हम बात करेंगे यहाँ पे। एंड जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं बस समझाता चलूँगा बुक्स के अंदर से, जो है एनविस की बुक से। अगर आप किसी और बोर्ड के अंदर हो, अगर मैरिज चैप्टर आपके अंदर है, तो जो आपका मैं नोट दिखा रहा हूँ काफ़ी आपके लिए भी यूज़फुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। आज कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन समझेंगे हम, एंड मैरिज का कस्टम वगैरह क्या होता है, किस तरह से कवर किया जाता है, ये देखेंगे हम। एंड दोस्तों अभी जो चल रहा है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू के अंदर शादी होती है। एंड हिंदुज़म के अंदर पॉलीगैमी सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। पॉलीगैमी मतलब आपको मैंने बताया था, है ना, मोनोगैमी और पॉलीगैमी दो सिस्टम है। मोनोगैमी में होता है कि एक पति एक हस्बैंड, जैसा क्या चल रहा है, यानी कि एक हस्बैंड एक वाइफ। एंड पॉलीगैमी आपको बताया था मैंने किस तरीके से कि एक ही हस्बैंड है, लेकिन वाइफ जो है वो मतलब कि 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने उनको डिस्क्राइब कर दिया इन सब चीज़ों को, एंड डोरी सिस्टम वगैरह ये सब आज हम देखेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ताकि जब भी ये टॉपिक को समझाओ तो आपको इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले हिंदू मैरिज सिस्टम की। हम पहले बात करते हैं ऋग्वेद की, है ना। ऋग्वेद में क्या है कि मेंशंस मैरिज ऑफ द सोमन विद सूर्या बेसिस ऑफ मैरिज, यानी कि दोस्त देखा था कि किस कहते हैं सोमन, है ना, कि शादी सूर्य के साथ उसमें जो की गई है, उसमें उसके सिस्टम, यानी कि कह सकते हो कि ऋग्वेद से इसके कनेक्शन को जोड़ के से शादी विवाह के सिस्टम को बताया गया है, ठीक है। एंड जो कि हिंदू मैरिज के अंदर फॉलो किया जाता है। आज भी दोस्तों सिस्टम हम बताया है, तो कुछ सिस्टम को छोड़ दिया गया है, लेकिन जो ट्रेडिशन चला आ रहा है हिंदू मैरिज में करने का, शादी विवाह करने का, वही चला आ रहा है। चलिए पहले दोस्तों टाइप्स की बात करते हैं कि शादी करने के टाइप्स कौन कौन से हैं हिंदू मैरिज के अंदर। टोटल दोस्तों 8 प्रकार के हैं हिंदू मैरिज में। एंड उन 8 में से जो 4 टाइप्स के हैं वो अप्रूव्ड है मैरिज के तहत, यानी कि जो ब्राह्मण एंड दोस्तों देव, है ना, ब्राह्मण, देव, अर्ष एंड प्रजापति, ये तो मतलब कि अप्रूव्ड है। एंड जो 4 जो है ये अनअप्रूव्ड है, इसलिए इसको कोई भी आज मानता नहीं है। बस ये 4 जो है दोस्त, ये कहीं ना कहीं आपको किसी भी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो हिंदुज़म है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक एक करके बात करते हैं जो अप्रूव्ड वाले जो है इनके मेन कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्राह्मण मैरिज। ब्राह्मण मैरिज में क्या होता है कि कोई भी एक ब्राह्मण अपनी बेटी को एक मतलब कोई भी एक ऐसे लड़के को गिफ्ट करता है, यानी कि एक ऐसे लड़के को देता है जो काफ़ी चरित्रवान हो, यानी कि उसके पास नॉलेज वाला बंदा हो। क्योंकि भाई ब्राह्मण की लड़की से शादी कर रहा है ना, दोस्तों इंडियन सोसाइटी में तो आपको पता है कि ब्राह्मण को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। पहले दोस्तों ये भाई क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए सेकंड बात क्या है दोस्तों, देव मैरिज। इसको डिवाइन फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा। पहले आपको बता देता हूँ हिंदू जो विवाह है उसके मेन उद्देश्य क्या है, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे हैं उनका दोनों ही टॉपिक कवर हो जाए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोस्तों कोई पीपीटी तो नहीं है, लेकिन मैं बुक्स को ही डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। हिंदू समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है, यह एक धार्मिक कर्तव्य है। धार्मिक कर्तव्य है क्यों? क्योंकि विवाह एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब भी हम कोई विवाह संपन्न करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर धर्म की वो कथाएं, धर्म के वो ग्रंथ को काम में लाया जाता है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो या गीता हो, सब कुछ उस समय आता है। इसलिए हम धर्म के साथ जोड़ कर देखते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे जो टाइप्स है हमारे मेन। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट्स यहाँ पे और भी दिया गया पहले ही
कि हिंदू समाज के अंदर शादी के 3 उद्देश्य बताए गए हैं कि शादी क्यों करना है। शादी 3 चीज़ों के लिए करना है। सबसे पहले किसके लिए, ताकि हम जो रिलीजियस हमारा ड्यूटी है हम उसको फुलफिल कर सकें, यानी कि धार्मिक कर्तव्य को फुलफिल कर सकें। दूसरा है दोस्तों, हम अपनी जनरेशन को यानी कि प्रोडक्शन यानी कि जनरेशन को बढ़ा सके, संतानोत्पत्ति कहते हैं उसकी हिंदी में, है ना, यानी कि वर्त करना, वही जनरेशन को बढ़ाना, यौन संतुष्टि, ठीक है, सेक्स का जो सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट हमने कवर किया था। ये 3 चीज़ों के लिए शादी का मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं पहले बता चल रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। एंड अब तीनों का पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना होगा संस्कार के रूप में, ये भी होगा। मेन मैं टाइप्स पे आ रहा हूँ, जो टाइप्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो टाइप्स हैं दोस्त, इसके ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैं क्यों ना पहले टाइप्स को डिस्क्राइब कर दूँ जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं। चलिए भाई, स्वरूप। स्वरूप का मतलब प्रकार होता है, यानी कि हिंदू समाज में कितने प्रकार के शादी एक्सेप्ट हैं, जो कि अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड वाली हमने बात करी, वही वाली दोस्तों सेम यहाँ पे बात आएगी। चलिए, पहले हमने भी क्या देखा था यहाँ पे, अभी दोस्तों हमने देखा ब्राह्मण मैरिज। ब्राह्मण मैरिज में क्या होता है, पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। ब्राह्मण विवाह के अंदर इसमें पिता यानी कि एक फादर एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे मतलब कि मैन को अपनी बेटे को या डॉटर को सौंपता है जो विद्वान हो, यानी कि बुद्धि वाला हो, वो सद चरित्र हो, यानी कि उसके चरित्र पे कोई दाग ना हो, ठीक है। ऐसे इंसान को, ऐसी व्यक्ति को एक ब्राह्मण भेंट करता है, यानी कि गिफ्ट देता है, अपनी बेटी को सौंप देता है, लो भाई संभालो इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्राह्मण विवाह या ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट है देव विवाह। कौन सा विवाह, देव विवाह। कौन सा, ये जो है ना नेक्स्ट वाला, डिवाइन फॉर्म कहा जाता है इसको। कौन सा फॉर्म कहा जाता है, डिवाइन फॉर्म कहा जाता है, यानी कि डिवाइन देवता के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इसको देव विवाह कहा जाता है। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित ब्राह्मण को सौंप देता है। पुरोहित ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, पुरोहित ब्राह्मण का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, यानी कि वो पुरोहित हो। पुरोहित मतलब दोस्तों सिंपल एक राजा टाइप में होता है ना, राजा हो या मतलब एक क्या एक ब्राह्मण हो। तो एक पिता क्या करता है, अपनी बेटी को शादी के लिए ब्राह्मण को अपनी बेटी को सौंप देता है ना। और ब्राह्मण विवाह में एक ब्राह्मण अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान को सौंपता है जो चरित्र में, है ना, उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा है, वो नॉलेजेबल वाला हो, काफ़ी नॉलेज वाला बंदा हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, आर्ष विवाह। ये थोड़ा देखते हैं हम कि ये वाला विवाह कौन सा है। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा इसके अंदर। यस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास बुक्स तो होगा ही। आप किसी और बोर्ड की आप देख रहे हो तो इस वीडियो का जो बुक्स दिखा रहा हूँ इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आर्ष विवाह की। कौन सी विवाह, आर्ष विवाह। इसमें दुल्हा और दुल्हन, ठीक है, ब्राइड जो ग्रूम्स वगैरह दोनों जो हैं, उन दोनों के पिता को विवाह से पहले गाय और बैल दान देना होता है। यानी कि लड़की के पिता को लड़के के पिता को और लड़के के पिता को लड़की के पिता को, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, गाय और बैल है गिफ्ट देना होगा, यानी कि दान देना होगा, उसके बाद ही शादी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है अर्श मैरिज। क्या कहते हैं इसको, अर्श मैरिज, ठीक है। प्रीस्टली फॉर्म इसको भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास प्रजापत्य मैरिज। अब ये कौन सा मैरिज है भाई, जिसका नाम क्या है, प्रजापत्य मैरिज, यानी कि प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में क्या होता है, सिस्टम समझते हैं पहले हम। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को दूल्हे के पिता से बातचीत करके विवाह करता है। आज के समय में जो आज शादी होती है वो प्रजापत्य विवाह ही है आज के टाइम में। इसमें क्या होता है कि जब शादी करनी होती है तो लड़की का बाप या लड़के का बाप जो भी पहले उसके पेरेंट्स से बात करता है, देन मैरिज फिक्स की जाती है। ऐसा ही होता है ना आज भी। तो इसको ही बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को दूल्हे के पिता से बातचीत करेगा, देन शादी फिक्स करेगा। तो आज जो शादी होती है उसको प्रजापत्य विवाह के नाम से ही जाना जाता है। हिंदू में जितनी भी शादी होती है, क्योंकि भाई आज पेरेंट्स की मर्जी पे तो शादी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि बिना पेरेंट्स की मर्जी पे भी शादी हो जाती है, ठीक है, लेकिन मेनली बता रहे हैं हम, है ना, जैसे हम जैसे लोग भाई शरीफ लोग, है ना, कि भाई मम्मी जिससे कहेगी, पापा जिससे कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे, है ना। वरना दोस्तों आजकल तो यार क्या से क्या हो जाता है। चलिए भाई, अब हम जानते हैं यहाँ पे असुर विवाह। देखो 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। 4 तक कौन कौन से कंप्लीट हो गए हमारे, यानी कि ब्राह्मण मैरिज हो गया,
है ना, देव मैरिज हो गया, अर्श मैरिज हो गया एंड प्रजापत्य मैरिज हो गया। इन चारों को बोला जाता है अप्रूव्ड मैरिज, जिनको सोसाइटी कहीं ना कहीं फॉलो करती है। नेक्स्ट है अनअप्रूव्ड मैरिज। इन चारों में से किसी को भी आज के इस समय कोई भी फॉलो नहीं करता। हाँ, पहले जरूर किया जाता था। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों असुर मैरिज है। असुर मैरिज, चलिए पहले आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में है क्या ये। इस विवाह में लड़की के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है, यानी कि परचेजिंग। सिंपल आपको इसका मतलब बताऊँ मैं, तो इसमें क्या होता है ना कि जो वधू का, मान लो कि जो लड़की के जो पिता होते हैं वो लड़के से शादी करने के लिए दहेज देते हैं। अब ये दहेज के रूप में आप जो आज, ऐसा नहीं है कि आज हिंदू धर्म में दहेज नहीं होता, वो होता है, लेकिन इसके अंदर देना कंपलसरी ही था, वरना शादी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और लड़की के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है ना, यानी कि जो भी हो भाई। और पहले आपको पता है कि सोने चांदी बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता था, मेनली शादी नहीं हो पाती थी। इस तरह तो कह सकते हो कि मेन शादी ये पैसे पे ही पूरा चलता था। ठीक है, लेकिन आज ये ऐसा नहीं दिखने को मिलता कि नहीं, शादी के लिए सोने चांदी जेवरात देने पड़ेंगे, जितनी मतलब कि लड़की को पूरे सोने पे तोल दो, उसके बाद लड़कों को दे दो। ऐसा मतलब ये सिस्टम गलत था पहले यार, ये है ना। अब भाई सबका औकात थोड़ी होता है कि भाई वो सोने चांदी हीरे जेवरात दान दे पाएगा, ये भी देखो। चलिए भाई, एंड पर असुर विवाह भी हो गया। अब आता है दोस्तों गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में क्या है, इस विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने माता पिता की सलाह लिए बिना एक दूसरे के साथ विवाह करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये सिस्टम तो आज भी है। देखो सिस्टम ये आज भी है, लेकिन सोसाइटी इसको अनअप्रूव्ड करती है, यानी कि इसको सोसाइटी है मानती नहीं है, इसलिए इसको गांधर्व विवाह कहते हैं। इसको अनअप्रूव्ड के कैटेगरी में डाला जाता है। तो गांधर्व विवाह का मतलब समझ आ गया आप सभी को, जहाँ पे लड़का और लड़की आपस में क्या कर लेते हैं, अरे शादी कर लेते हैं भाग के यार, सिंपल बात, स्कैप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राक्षस मैरिज। अरे बाप रे, कौन सा मैरिज, राक्षस मैरिज। इसमें क्या होता है, इसमें शादी की जाती है फोर्स के द्वारा और माइट के द्वारा। फोर्स मतलब कि बिना बताए बस लड़के को भगा लेंगे और शादी कर लेंगे। राक्षस विवाह, इस विवाह में लड़की का अपहरण कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, और उसके बाद लड़की तथा उसके माता पिता की सहमति के बिना शादी कर दी जाती है। पेरेंट्स माने या ना माने, किडनैप करेंगे, शादी कर देंगे। इसलिए नाम इतना भयंकर, इसका नाम क्या है, राक्षस मैरिज, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पिशाच मैरिज। क्या है, पिशाच मैरिज। ये नाम ही से जो दोस्तों बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो पिशाच मैरिज में क्या होता है, पिशाच विवाह में क्या होता है, इस विवाह में जब लड़की निद्रा मग्न होती है, निद्रा मग्न मतलब जब वो सो रही होती है ना, नशे में होती है, या मान लो वो नशे में है, या असंतुलित मस्तिष्क की होती है, यानी कि मान लो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल मतलब कि अनबैलेंस्ड है, तो उसे अपना पातिव्रत धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जो जिस समय वो है, उसको वो कंडीशन अपना छोड़ना होता है, अपना घर परिवार छोड़ना होता है, और उसको शादी करवाने के बाद उसको पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद नॉर्मल कंडीशन। आज ये पिशाच विवाह ये सब तो आज कहीं मिलता नहीं है। हाँ, गांधर्व विवाह का थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। बाकी जो चार मैंने कैटेगरी आपको बताए, ये चार दोस्तों कैटेगरी तो आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चार वाले है ना, ब्राह्मण मैरिज, देव मैरिज, और आज जो चल रहा है बेसिकली 99.9% जो फॉलो करते हैं वो है आपका प्रजापत्य मैरिज। ठीक है, प्रजापत्य मैरिज, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। विवाह का प्रकार जो है ये आज मेनली सभी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों होने वाला है मैरिज कस्टम्स इन डिफरेंट हिंदू सोसाइटी। काफ़ी सारी सोसाइटी में अलग अलग फॉलो किया जाता है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ एनी हिंदू सोसाइटी कैन हैव एन आर्य समाज वेडिंग परफॉर्म्ड एज पर वैदिक रीट्स। देखो दोस्तों, जैसे कि मतलब कि आर्य समाज के जो लोग होते हैं वो वैदिक कल्चर्स को फॉलो करके शादी करते हैं। जैसे कि स्वामी दयानंद हो गए, सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज। पता ना आपको आर्य समाज की किसने फाउंड किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था कि 19th सेंचुरी में। एंड इन्होंने क्या किया था कि प्रोपेगेटेड द टीचिंग्स ऑफ वेदास, यानी कि जिसको वेद की नॉलेज हो, जो हमारे ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसकी नॉलेज हो और इसके अकॉर्डिंग ही शादी किया जाए। पहली सोसाइटी हमारी आर्य सोसाइटी वेदों के अकॉर्डिंग चलती थी भाई, ये है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपके बुक्स में सिर्फ टाइप्स को ही डिस्क्राइब किया गया है, टाइप्स का आगे नहीं पढ़ाया गया आपको। अगर आप बुक्स में देखोगे आप तो जरा बुक्स में आते हैं, ये देखो
बस टाइप्स पढ़ाया गया है, टाइप्स के बाद ही आपका मुस्लिम विवाह के प्रकार आ गए। ठीक है, तो मैंने जो स्लाइड बनाया आप सभी के लिए, इस स्लाइड में ज़्यादा ऐसा मतलब कुछ जो मेन टॉपिक था वो वहीं तक ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज भी मैंने आपको दे दिया है कि शादी करने से के लिए हिंदू में क्या क्या करना पड़ता है ना। जैसे सबसे पहले दोस्तों मंडप में जाते हैं ना, मंडप बनता है भाई, मेन रोल तो भाई मंडप का ही होता है, जिसके अंदर दोस्तों ब्राइड और ग्रूम यानी कि दुल्हन दूल्हा दोनों ऐसे बैठते हैं आपस में, मेन रोल तो मंडप का ही होता है। एंड दोस्तों उसके बाद कन्यादान का थोड़ा रूल है हिंदू के अंदर कि कन्यादान किया जाता है। एंड इस तरह के दोस्तों कुछ रस्म है भाई, देखो ज़्यादा रस्म तो मुझे पता नहीं है, जो रस्म वगैरह मेरे को मिला नेट वगैरह पे मैंने ढूंढ के घर में मम्मी पापा से पूछ पाछ के थोड़ा लिख दिया इसके अंदर, आप इस तरह के देख सकते हो, सारे रूल्स से इसमें लिख दिया मैंने ये ना। एंड ये थोड़ा इस तरीके से होता है ये, है ना, इसको पानी ग्रहण, अब जो जानता है थोड़ा सा ज़्यादा यार वो समझ सकता है यहाँ पे। तो ये सब सिस्टम है जो है सब इसमें समझ सकते हो आप। लजा होम, ये देखिए भाई जो हाथ में दिया जाता है इसको भी नीचे गिराया जाता है यहाँ पे। एंड उसके बाद है परिक्रमा, 7 फेरे, मेन यही है। इसके बाद तो भाई बन गया जोड़ी, एंड दोनों का आत्मा एक हो जाएगा, क्योंकि शादी का मतलब क्या है, दोनों का आत्मा एक मिल जाना, साथ देना हर मुसीबत में, कंधे से कंधा मिलाकर। शादी का मतलब सिर्फ सेक्स ही नहीं होता, शादी का मतलब दोस्तों बहुत कुछ होता है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो कि सोसाइटी में सभी लोग हैं, है ना। एक बेसिक चीज़ है यार, जनरेशन को बढ़ाना है आगे, संतान उत्पत्ति कहा गया है, संतान की उत्पत्ति के लिए ये तो एक ज़रूरी है ही है, लेकिन शादी एक कह सकते हैं एक सहयोग की एक वो प्रक्रिया है जिसका अंतिम चरण जिंदगी भर तक के लिए रहता है ना। क्योंकि अगर ज़िंदगी में कोई एक अच्छा दोस्त चाहिए तो एक लड़की के लिए हस्बैंड और एक लड़का के लिए उसकी वाइफ, इसके अलावा आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, दोस्त मैं बता रहा हूँ, बाकी पेरेंट्स से बड़े भी कोई दुनिया में है क्या यार। चलिए ये भी हो गया है, एंड तो सारे रूल्स रेगुलेशन मैं आपको यहाँ पे बता दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी दोस्तों जो मंत्र चैंट किए जाते हैं, जो मंत्र पढ़े जाते हैं उस समय, है ना, तो इन मंत्र कौन कौन से मंत्र होते हैं, उनका मतलब क्या होता है वो भी यहाँ पे बता दिया है। मतलब हेल्थी लाइफ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इन सब के उससे मंत्र पढ़े जाते हैं जब वो परिक्रमा कर रहे होते हैं। एंड लास्ट में दोस्तों वाटर का एक होता है जिसके अंदर स्प्रिंकलिंग की जाती है, पंडित जी कहते हैं वाटर डाला जाता है, जो भी मतलब रूल रेगुलेशन तो ये होता ही होता है। जब मेरी शादी होगी तो मैं समझ पाऊंगा कि ये सब भी होता है यार। एंड फिर इसे मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सिंदूर लगाने के बाद मंगलसूत्र पहनाया जाता है। फिर कह लो कि इस बार शादी हो गई। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है कि इसके बाद क्या होता है मतलब घर पैर में जाता है यार, कल कहाँ आप किसको जा रही है यार, है ना। तो मतलब पाँव आशीर्वाद लेते हैं, बूढ़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं, ये सब बताना पड़ेगा क्या मेरे को। आशीर्वाद वगैरह लिया, आशीर्वाद की प्रक्रिया हो गई, मैंने सारा कुछ बता दिया आप सभी को, मतलब एक चीज़ सारे पॉइंट्स वगैरह बता दिए हैं। इस तरीके से होने के बाद शादी संपन्न होती है ना। सदा सुहागन रहो, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडेल कार्य नारा वारा जो भी होता है ये सब पंडित जी पढ़ देते हैं और दान दक्षिणा लेते बस निकल लेते हैं। ठीक है, तो सभी जगह पे कौन कौन सिस्टम इस समय है, जैसे कि क्रॉस कजन मैरिज भी होता है इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया में। इस क्रॉस कजन मैरिज क्या, इस मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आप सभी को। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी स्ट्रेंजर यानी कि दोस्तों राजस्थान वगैरह के अंदर काफ़ी कम एजेस के अंदर भी सगाई कर दी जाती है पहले ही, है ना, रिसेप्शन वगैरह पहले। मतलब कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है ये कि मतलब कि 13 से 14 साल में ही भाई फिक्स कर दो भाई शादी इससे ही होगी भाई ना, बंदा भटकेगा नहीं, फिर काम खत्म भाई। ये भी हो गया। तो ये सब दोस्तों सिस्टम है एंड काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट ये है कि दोस्त जितने भी लोग हैं, चाहे बुद्धिस्ट हो, सिख हो या जैन हो, इनको हिंदू माना गया एक तरफ से, है ना, उन्हें यानी कि 1955 का एक्ट में रखा गया इनको। एंड कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या कंडीशन है, यानी कि मैरिजेबल एज होनी चाहिए उनकी, है ना, एंड इस पहले से कोई भी उनकी वाइफ नहीं होनी चाहिए। 1955 के एक्ट में कहा गया है आपकी एक वाइफ जिंदा है तो अब दूसरी शादी नहीं कर सकती, ये इलीगल होगा। अगर वाइफ की डेथ हो जाती है बाई चांस तो ही एक इंसान, एक आदमी, एक व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, हिंदू धर्म में ऐसा दोस्तों बिल्कुल ही मना है। ये यहाँ पे हो गया। बाकी डाइवोर्स का क्या कंडीशन है, क्या है कंडीशन, क्या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे बता दिया। ये सब इन्हें ज़रूरी नहीं है कौन सा आपको दोस्तों डाइवोर्स करवाना है, शादी तो ही नहीं है, डाइवोर्स पहले करवा दो क्या, है ना। चलिए, भगवान न करे किसी का डाइवोर्स है यार, सबका घर ऐसे फले फूले ख़त्म दोस्तों। यहाँ हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना, चाइल्ड मैरिज का यार, जैसे कि 1929 में कौन है, राजा राममोहन राय, अगर उन्होंने बंद नहीं करवाया होता दोस्तों आज हम सबके सब बाल बच्चे वाले होते यार, 13-14 साल में बाल बच्चे वाले बन जाते हम।
तो इस तरीके से आज एज जो है वो 18 ईयर्स है गर्ल्स के लिए एंड 21 ईयर्स है बॉयज़ के लिए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मैन और गर्ल्स के जो एजेस है, जैसे कि जो गर्ल्स के जो एजेस है उसको इंक्रीज करने की बात हो रही है। देखते पार्लियामेंट से दोस्तों अगर इंक्रीज होती है तो ठीक है, बाकी आज कौन इतनी जल्दी शादी करता है यार। अगर मैं आपको आंकड़े भी दिखाऊँ तो देखो, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पे लगभग 19 से 19.5 साल, मान लो 20 साल में शादी होती है फीमेल की एंड 25 से 25.5 साल में शादी होती है मेल की, है ना। आप यहाँ पे आंकड़े दिखा दिए मैंने को। आंध्र प्रदेश में शादी होती है लगभग गर्ल्स की 17 साल या 17.5 साल, 18 साल ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लड़की की शादी होती है 22 साल में। सारे मेन हैं। बिहार के अंदर लड़की अगर 19 साल की हुई शादी, बहुत कम एज में हो जाता है। तो सरकारी आंकड़े हैं यार, है ना। कम एज में भी शादी करवा दी जाती है। ये देखो आप, ये सारे स्टेट्स हैं और ये फीमेल्स की एज है एवरेज एज, और ये मेल की एवरेज एज है कि किस एज के अंदर शादी हो जाती है। ठीक है, सारी स्टेट्स के यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखा दी है। अगर स्पेशली देखोगे आप तो गर्ल्स की कम एज में होती है, बॉयज़ की थोड़ी ज़्यादा एजेस होती है। बाकी आज तो समय पढ़ने लिखने वाला है यार। आप देखो आज क्या होता है कि अगर लड़कियाँ या लड़के पढ़ रहे होते हैं तो उनकी एजेस 25, 26, 28, 27 तक पहुँच जाती है, तो उनकी शादी थोड़ी लेट भी हो जाती है। ये भी है ना। अब शादी का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं शादी हो गए 1-2 महीने तक खुश रहेंगे, मज़े करेंगे, लो भाई घर से रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। शादी का मतलब ये थोड़ी है यार। अब अपने आप पैर पे खड़े भी तो होने चाहिए हो, आप एक स्टैंड हो गया, आप अपने पैर पे आपको होना चाहिए कि नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो आप, आपके मम्मी पापा के नहीं भरोसे बैठे पड़ो। जब भी एक अच्छा होना चाहिए ताकि आप खुद भी खुश रह सको और जिसको घर में लेकर आए उसको भी खुश रख सको। ये नहीं खुद भी मर रहे हो भूखा, उसको भी भूखा मार रहे हो, समझे। तो ये आपको ध्यान रखना, तभी दोस्तों आपके बाल बच्चे खुश रह पाएंगे। तो इस तरीके से शादी संपन्न हुई है हमारी। हिंदू विवाह का जो भी आपका प्रोसेस है मैंने वो सब कुछ बता दिया है। ये जो पीपीटी आपको दिखाया इसके लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। हमें भी दोस्तों जब ऐसे जोड़े देखते तो मुझे बड़ा मन करता है यार, मेरी शादी कब हो गया, मुझे कोई ऐसा पहना है, बड़ा मन करता है यार। चलिए वो जब जल्दी शादी हो जब देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये। अब हम टोटली बात करेंगे मुस्लिम विवाह की कि मुस्लिमों में शादी कैसे होती है। दोस्त इस मुस्लिम विवाह को प्रोसेस को समझाने से पहले एक कुछ बात कहना चाहता हूँ सभी से। देखो वैसे कि मैं कुछ भी समझा रहा हूँ तो वहाँ पे रिलीजन्स का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरा समझाने का काम है। लेकिन पता क्या है, यानी कि एक मैं हिंदू सोसाइटी से हूँ तो मेरे को हिंदू के बारे में थोड़ा और कल्चर एक होता है ना, थोड़ा बहुत पता भी होता है। तो मुस्लिम विवाह के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, जो कुछ लिखा है मैं उसके बिहाफ पे ही कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या पता कि बुक्स में कुछ और ऐसा लिखा हो, लेकिन आप कुछ कोर रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे एक थोड़ा क्लास हो सकता है। प्लीज़ कमेंट में मत कहना कि मैंने गलत बता दिया, जो भी यहाँ पे लिखा है मैं आपको वही बताऊँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं मुस्लिम विवाह कैसे होती है। मुस्लिम विवाह एक संविदा के रूप में, संविदा मतलब कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक विवाह कि गर्ल्स एंड बॉय यानी कि मेल फीमेल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा वो खुश रहेंगे, आप हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग कोऑपरेशन करेंगे, है ना, दुख सुख में हमेशा साथ रहेंगे। तो इसकी बात यहाँ पर आती है। चलिए दोस्तों एक एक वर्ड समझाता हूँ मैं आप सभी को। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश में कम हिंदी में ज़्यादा बताऊँ, इसलिए मैं दोनों कॉम्बिनेशन करके चल रहा हूँ। और कोई वर्ड ऐसा नहीं है इसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा नहीं समझ सकते। देखो मुस्लिम विवाह यानी कि जो मुस्लिम्स के अंदर जो मैरिज होता है उसको निकाह कहा जाता है, ये तो हम पता ही है, बेसिक है, जो कि पुरुष और स्त्री में एक सामाजिक संविदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सामाजिक संबंधी का मतलब, संविदा का मतलब होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। इसका उद्देश्य लैंगिक संबंधों, किसका, लैंगिक संबंध, जो सेक्सुअल जो रिलेशन होता है आपस में, सेक्सुअल रिलेशन मतलब मेल का और फीमेल का, ठीक है, और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देने का एक साधन होता है। यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शादी क्या है, शादी सेक्सुअल रिलेशन और चिल्ड्रन का प्रोडक्शन करने का एक लाइसेंस है ना। तो जब शादी कर लोगे तो आप ये सब आराम से काम कर पाओगे, तो शादी की तरह से लाइसेंस हुई, है ना। इस अर्थ में निकाह हिंदू विवाह से थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही अलग है यार। हिंदू की शादी अलग होती है, मुस्लिम में थोड़ी अलग शादी है, एंड सिख में अलग होगी, फारसी में, जैन में, बौद्ध में, सबकी अलग अलग शादी होती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। मुस्लिम विवाह एक संविदा या समझौता है जो पति पत्नी के चाहने पर तोड़ा जा सकता है। देखो ये बात, देखो मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है जिसके अंदर इंटरफेयर ना करे, तो ये कहा जाता है हमेशा। तो उसमें अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो शादी को तोड़ भी सकते हैं। दोस्तों अगर शादी हो भी जाती है, यानी कि निकाह हो भी जाती है, एंड शोहर और बेगम जो है ना, यही बोलते हैं ना यार, देखो कुछ गलत हो तो मुझे कमेंट में बता देना यार, है ना। एंड आपस में कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको, मतलब कि अगर वो खुश नहीं है शादी से तो वो तलाक भी दे सकते हैं, डाइवोर्स भी कर सकते हैं। ये बात है ऐसे मुस्लिमों में, ठीक है। एंड मुस्लिम विवाह को गवाहों जिसमें मौलवी भी शामिल है,
ये बात तो होता ही है कि देखो जब भी मुस्लिम में शादी होती है तो एक मौलवी जी होते हैं, हाफिज़ होती है ना, स्पेशली हाफिज़ होते वही शादी करवाते हैं, उनकी वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड जो कुरान की जो आयतें होती है उनको वो पवित्र जो आयतें हैं उनको वो पढ़ते हैं उस समय। एंड दूल्हा और दुल्हन आपस में रजामंदी मांगते हैं कि दोनों खुश हो भाई। पहले लड़की से पूछा जाता है शायद, है ना, मैंने देखा एक मेरी एक फ्रेंड थी उसकी शादी हो रही थी तो पूछा जाता है, लड़की बोलती है हाँ खुश हैं हम, है ना, वे लड़का भी बोलता है खुश है, मतलब रजामंदी मांग ली जाती है दोनों से। और यह भी पूछा जाता है कि दूल्हा अपनी पत्नी को तलाक की स्थिति में मेहर देगा। ये कंडीशन क्या है मुझे कमेंट में बॉक्स में बताना, जो भी मोमडन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कि मेहर का मतलब एक्चुअल में क्या है। जैसे बुक्स में दिया गया, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। मेहर का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि जब दो जोड़ों के बीच में जब शादी हो रही होती है तो लड़की के तरफ से यानी लड़की वालों को लड़का मतलब कि कुछ या तो मतलब ये एक गिफ्ट के रूप में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सोने जेवरात हो, चाहे कुछ भी हो, वो लड़की को एक अमाउंट फिक्स करता है कि मैं इतना अपनी बेगम होने वाली बेगम को दूंगा। इसको ही मेहर कहा जाता है, जैसा कि मुझे अब तक पता चला। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या है मेहर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। एंड यहाँ पे मेहर का मतलब जो बुक्स में बताया गया है वो ये बताया गया है कि जब लड़की का तलाक होगा लड़के से, तो इस लड़की को यानी कि जीवन यापन के लिए, सर्वाइव के लिए क्या देगा, लड़का मेहर देगा, यानी कुछ फाइनेंशियल हेल्प देगा, ये बताया गया है। अब भाई अब ये क्या है क्या नहीं है ये आप बेहतर जानते होंगे। मेहर का मतलब क्या है दोस्तों, आप सब बताना कमेंट में, ठीक है, कि मेहर का एक्चुअल मतलब क्या है। मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट किसी ने मैंने पूछा था कि मेहर का मतलब होता क्या है। चलिए एंड दोस्तों अब हम समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, विवाह के स्वरूप, यानी कि सेम उसी टाइप में हम बात करेंगे जैसे कि हिंदू में भी टाइप थे एंड मुस्लिम में भी टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन सा टाइप्स होते हैं, चलिए दोस्तों पहले हम उनको समझते हैं। मुस्लिम में बेसिकली 4 टाइप्स की शादी होती है, यानी 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले को निकाह कहा जाता है, जिसको सही निकाह कहा जाता है। सही निकाह का मतलब है जब हाफिज़ जी जब शादी हो रही होती है, जो मौलवी जी होते हैं वो कुरान की आयतों को पढ़ते हैं और सही तरीके से शादी की जाती है, निकाह की जाती है, उसको ही सही निकाह, यानी कि टोटली रूल रेगुलेशन के साथ, रजामंदी के साथ सब कुछ सही तरीके से हो रही है, इसको निकाह या सही निकाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह विवाह जो कुरान यानी मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ में दिए गए नियमों के अनुसार होता है, नियमित विवाह निकाह या सही निकाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड फासिद का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम। वह विवाह जिसमें कतिपय नियमों का उल्लंघन होता है। फासिद का मतलब होता है फासिद, यानी कि कुछ चीज़ों का वायलेंस हो रहा है, यानी कि जब निकाह हो रही होती है तो उसमें कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका वायलेंस हो रहा होता है। ठीक है, तो इसी को यानी कि नियमित रूप से कह सकते हो, अनसर्टेनिटी का माहौल उस समय होता है। एंड बाद लेकिन जब शादी वगैरह सब हो जाती है तो उस समय इन अनसर्टेनिटी को वगैरह को ख़त्म कर दिया जाता है। तो उस समय ही जाकर सेकंड वाला जो फासिद है ये भी निकाह में चेंज हो जाता है, यानी कि सही निकाह में चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला था हमारे पास पॉइंट क्या है भाई, मुताहा। ठीक है, क्या है मुताहा, देखते हैं। मुसलमानों में अस्थायी विवाह करने की ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, क्या आज आप बताना क्या मोमडन कम्युनिटी में आज ये सिस्टम है या नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ पहले मुताहा का मतलब होता क्या है। ये जो वर्ड दिख रहा है आपको मुताहा, इंग्लिश में भी यही सब कहते हैं, इनको कुछ अलग नाम नहीं है। ठीक है, मुताहा का मतलब क्या होता है पहले आपको मैं ये समझाता हूँ, फिर मुझे आप बताना क्या ये सिस्टम आज भी है या नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मेरा यहाँ पे मैंने सर्च किया है मुझे कहीं पे ये सिस्टम दिखा नहीं है अभी किसी भी जगह पे, लेकिन आप सब बताना एक बार यार है या नहीं। देखो, मुसलमानों के अंदर एक ऐसा नियम है मुताहा, जिसके अनुसार एक शादी यानी क्या कहते हैं, यानी कि एक शादी एक फिक्स टाइम तक कर ली जाती है और जैसे ही वो फिक्स टाइम पूरा होता है तो वो शादी अपने आप ही टूट जाता है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, ये क्या मतलब कि एक रूल है ये जिसको मुताहा कहा जाता है। विवाह के इस प्रकार में एक निश्चित समय तक, एक फिक्स टाइम तक एक फिक्स कर दिया जाता है और जब शादी पक्की भी हो जाती है, लेकिन जैसे ये फिक्स टाइम टूटता है, जैसे मान लो 2 साल 3 साल 4 साल, तो जैसे ये टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, शादी अपने आप ही टूट जाती है। ठीक है, एंड अगर इससे बीच में बाई चांस कोई बच्चा हुआ हो तो उस बच्चे को पिता की प्रॉपर्टी में से एक भाग मिलता है, यानी कि एक हिस्सा उसके बच्चों को मिलता है पिता की प्रॉपर्टी में से, अगर कोई भी बच्चा होता है तो। एंड फिर शादी वो टूट जाती है। ये सिस्टम आप सब बताना एक बार, ठीक है यार, कि है सिस्टम ये। एंड आपने सुना हो अपने पेरेंट्स से पूछना कि मम्मी जी क्या ये नियम है इस समय, है ना। चलिए भाई,
हाँ, तो ये हमारा होगा कंप्लीट। नेक्स्ट बचा कौन सा? नेक्स्ट बचा है बातिल विवाह। अब बातिल विवाह किसे कहते हैं, चलिए ये जानते हैं हम पहले। बातिल विवाह वह है जिसको नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मुस्लिम विवाह के कतिपय बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। इस लाइन का मतलब यह है कि बातिल विवाह का मतलब ये होता है कि जब इस नियम के अकॉर्डिंग शादी की जाएगी या निकाह किया जाएगा तो ना कुरान की आयतों को पढ़ा जाएगा, यानी कि जो ना ऑफिस जो होंगे, यानी कि इस समय कह सकते हो कि इसमें सारे जो नियम और रूल रेगुलेशन है उसका वॉयलेंस किया जाएगा, उसका उल्लंघन किया जाएगा, इसलिए इसको ठीक नहीं माना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई। एंड अब मुस्लिम विवाह में तलाक या विवाह विच्छेद, तलाक कैसे होता है मुस्लिमों के अंदर, चलिए पहले हम इसको समझते हैं। चलिए, तो मुस्लिमों में तलाक वगैरह करना हो तो डाइवोर्स वगैरह कैसे होता है, एक आम धारणा थोड़ी ज़्यादा प्रचलित इस समय ट्रेंड में है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर 3 तलाक का मामला बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे था एंड कोई भी व्हाट्सएप पे या मैसेज करके भी तलाक 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 बोल देता था एंड तलाक हो जाता था। अब ये सच है या झूठ है ये सब आपको पता होगा, मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन बस हाँ सोशल मीडिया पे ये सब सुना है, बस आप सब ने सुना होगा। अब ये सब एक प्रोपोगेंडा है क्या भाई, ये तो इतना नहीं जानता यार मैं, है ना, बट जो पता है वो बता रहा हूँ। एंड जब बुक्स में आपके विवाह विच्छेद का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लो। तलाक एंड तलाक में क्या है, एक पति 3 बार, यानी कि जब तलाक 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 3 बार ये वर्ड बोल देगा तो एक हस्बैंड का अपनी वाइफ से क्या होगा, तलाक हो जाएगा ऑफिशियली। तो ये नियम, लेकिन ये देखो बुक्स में ये लिखा गया है, लेकिन काफ़ी सारे मैंने अपने मोमडम फ्रेंड से भी पूछा है क्या ये नियम ऐसा, मतलब सच में ऐसा है, कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बस कभी भी ऐसे तलाक 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 बोलो तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे इसके रूल रेगुलेशन वगैरह होते हैं, कुछ अलग प्रोसीजर होता है, बट ऐसा नहीं है। दोनों की रजामंदी होती है इसके अंदर, हाँ कुछ है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि तलाक 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 बोल दो तलाक हो जाएगा। लेकिन बुक्स में ये सब दिया है इसलिए बता रहा हूँ भाई मैं। बाकी यार मैं गलत हूँ तो मुझे बताने का कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं भी कुछ समझ पाऊँ, है ना। बाकी इतना इसके बारे में पता नहीं है मेरे को यार, बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा मैं तो आपको। लेकिन ऐसा करने पर पति को वह मेहर चुकाना पड़ता है। देखो मैंने बताया था ना आप सभी को कि शादी के टाइम में एक अमाउंट फिक्स करना है, कर देता है हस्बैंड कि ये अपनी वो होने वाली वो जो उसकी वाइफ है उसको वो ये मेहर के रूप में ये इतना अमाउंट या जो भी उसको देना है वो डोनेट करके उसको वो गिफ्ट के रूप में देगा। तो जिसका उसने वादा किया था वो उसको देना पड़ता है डाइवोर्स के टाइम, यानी कि तलाक के टाइम। ठीक है, तो मेहर देने का मतलब है उसने अपनी पत्नी का वित्तीय स्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान जो पहुंचाया है वो उसको इस हर्जाना भरेगा, इसको बोलते हैं मेहर। अब मेहर का यहाँ पे अलग मतलब निकाला गया। एक मेहर का मतलब शादी के समय जो वादा किया जाता था वो भी है, अब क्या है क्या नहीं भाई ये तो आप जानते होगे यार, है ना। चलिए दोस्तों, एक पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकती है बशर्ते, यानी पति तलाक को स्वीकार करता हो तभी एक पत्नी तलाक दे सकती है। लेकिन पति तलाक दे सकता है अगर वो मतलब कि बेशक वो खुश है या नहीं, या वो माने, लड़की माने या ना माने। तो यहाँ पे एक चीज़ इसमें बताया गया है, इस प्रकार के तलाक को खुला यानी मुक्त तलाक कहा जाता है। अगर पत्नी पति को तलाक देती है और अगर पति खुश है तो उससे एक्सेप्ट करता है तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो मेन है वो यहाँ तक है। यदि पत्नी और पति आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करते हैं तो उसे विवाह विच्छेद कहा जाता है, ठीक है, या उसे मुबारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुबारत। इंग्लिश में भी मुबारत ही कहते हैं। मुसलमान में विवाह विच्छेद मुस्लिम तलाक अधिनियम 1939 के द्वारा भी दिया जा सकता है। 1939 के अंदर मुस्लिम विवाह अधिनियम पारित किया गया था, एक्ट पारित किया गया था, यानी कि मुस्लिम तलाक अधिनियम पारित किया गया था। तो मुस्लिम तलाक यानी कि मुस्लिम डाइवोर्स जो एक्ट है 1939 का, इसके तहत भी वो डाइवोर्स दे सकते हैं, जो कि नियम जो रूल रेगुलेशन प्रोसीजर वगैरह है, एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। तो तमाम तरह के कानून वगैरह की तरह ये सब होता है। तो दोस्त शादी के नियम हमने देखा हिंदू में और मुस्लिमों में किस तरीके से होता है। आपकी क्या राय इस वीडियो के ऊपर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपकी भी कुछ राय देना है, आपको अपनी कुछ विचार व्यक्त करना है तो कमेंट में अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। मैं अवश्य आप सभी के विचारों को पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी जरूर बताना कमेंट में, सब जगह शेयर करना, लाइक करके सबको बताना भाई। थोड़ा चैनल पे आए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बड़ा मज़ा आता है और ऐसे वीडियो बनाने का बहुत मन करता है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, ये भी चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।